हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वेंजो की नेक्स्ट स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था गाइस, वन कशिंग कितना ज़्यादा दुख में डूबा हुआ था बिकॉज ज़ोउ जिशु की डेथ हो गई थी और वो इसकी असलियत नहीं अपना पा रहा था। बिकॉज जब हमारा सबसे क्लोज वन, स्पेशली जिस इंसान को हम अपना सोलमेट प्यार मानते हैं, अगर उसको कुछ हो जाए तो वो हमारे लिए एक्सेप्ट करना इट्स नॉट दैट ईजी। और फॉर वन कशिंग ज़ोउ जिशु उसके लिए सब कुछ था। his life, his soulmate, his everything, his लवी डवी और his future spouse भी था। तो उससे उसकी सब चीज़ें एकदम से छीन ली गई। पेरेंट्स जो ज़ोउ जिशु के आने पे जिनसे वो नहीं मिल पाया था, आज उनसे वो मिला, लेकिन ज़ोउ जिशु उसकी लाइफ में नहीं था। उसके पेरेंट्स भी जो है अब मोर्टल बन चुके थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी शक्ति जो थी वो बहुत सालों से जो थी ब्लैक होल कंज्यूम कर रहा था और वो मोर्टल बन चुके थे और अब वो कुछ टाइम के ही मेहमान थे। उसके बाद उनका लाइफ सर्कल पूरा हो जाएगा और वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन वाली डेथ जो है उसको पालेंगे। लेकिन वन कशिंग इमॉर्टल था। सोनागली जो वो इमॉर्टल थी। लियो चंचो इमॉर्टल थी। और तो और जो हमारा स्कॉर्पियो किंग था वो इमॉर्टल था। गुशियांग इमॉर्टल थी। और तो और उनका जो काउ इनिंग था वो भी इमॉर्टल था। वन कशिंग को अब आगे चल के डायनेस्टी संभालनी थी। वन कशिंग काफ़ी टाइम तक बहुत दुख में डूबा रहता है, लगभग साल भर तक वो बहुत दुख मनाता है। लेकिन तब तक वन बशिंग जो होते हैं वो पूरे सेक्ट को रिनोवेट करते हैं, अपनी शक्ति से सब कुछ बनाते हैं। उसके बाद वो और इमॉर्टल्स की शक्ति इकट्ठी करके वहाँ पर सब कुछ बनाते हैं। वो लोग प्रॉपर जो है बरियल देते हैं, जो हमारे गोल्डन किंग होते हैं, सॉरी गोल्डन ड्रैगन होते हैं और वाइट डाइटी होते हैं, उन्हें शूमा और शूये की जो ग्रेव थी वो एक साथ बनाई गई थी एज अ सिंबल ऑफ लव। दोनों की ग्रेव पास पास होती है और वो लोग हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पे वहाँ पे जाया करते थे। और मर्मेड की दुनिया में ज़ोउ जिशु की जो है ग्रेव बनाई गई थी, जहाँ पर वन कशिंग और सारे जाकर वहाँ पर जो है अपनी जो है मतलब ट्रिब्यूट पे किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे स्कॉर्पियो किंग और लियो चिनचो को एक बेटा होता है। ऐसे ही आगे चलने के बाद गुशियांग और कुछ सालों बाद गुशियांग और काओ विनिंग की भी शादी हो जाती है। गुशियांग जो है वो काओ विनिंग के सेक्ट चल जाती है आफ्टर मैरिज, और उसकी ये जो शादी होती है वो वन कशिंग ही करता है, जो कि बहुत शानदार और बहुत धूमधाम से होती है। का थोड़े टाइम बाद जब ऐसा टाइम आ जाता है जब जो वन कशिंग के पेरेंट्स होते हैं ना, अब उनका भी कुछ टाइम बाद अंतिम चरण आने वाला था, क्योंकि वो अब मॉर्टल हो चुके थे, इंसान बन चुके थे और उनको एक डेथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ जानी थी। तो वन कशिंग का भी वो कोरोनेशन करते हैं, यानी कि राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक करने के बाद वन कशिंग जो है वो पूरी ड्रैगन सल्तनत के साथ साथ ये जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं ना, इनका राजा बन चुका होता है। स्पेशली अपनी गैलेक्सी का तो वो बनता ही बनता है, और आने वाली जो भी उनकी संधि की डायनेस्टीज होती हैं उनका भी वो जो है राजा बन चुका होता है। उसका कोरोनेशन होता है, वो एक एम्परर बन गया होता है और वो एक ब्लैक ड्रैगन एम्परर होता है, जिसका फैसला सारे माना करते थे और जिसके अलायंस में सारे बंदे रहा करते थे। वो गुशियांग की शादी जब काओ विनिंग से करता है तो वो देखने लायक मंजर था। गुशियांग और काओ विनिंग को कुछ टाइम बाद एक बेटा होता है जिसका नाम वो चंगलिंग रखते हैं, काओ चनलिंग। यहाँ पे गाइस मैं उसका नाम जांग चंगलिंग नहीं रख रही, काओ चंगलिंग रख रही हूँ, जिसे गुशियांग और हमारे जो कि बेटा होता है काओ विनिंग का। जहान चंगलिंग जब तक नहीं पैदा हुआ था ना, और जब तक लियो चंचाओ का बेटा जो है वो पैदा नहीं हुआ था स्कॉर्पियो किंग का, तब तक स्कॉर्पियो किंग के बेटे को जो नाम मिला था ना, बिकॉज वो स्कॉर्पियो किंग पॉइजनस था, उसके बेटे को नाम जो है स्कॉर्पियो किंग 2 रखा गया था, जूनियर स्कॉर्पियो किंग जूनियर। बिकॉज वो अपने बेटे, उसका बेटा जो था उसके पास सारे अपने पिता वाले गुण थे और उसके बेटे का नाम स्कॉर्पियो किंग जूनियर रखा गया था। और अब से स्कॉर्पियो किंग जो हमारा था वो सीनियर हो चुका था। प्यार से उसका नामकरण कुछ और था, लेकिन जो लोग थे ना वो उसे स्कॉर्पियो किंग जूनियर कहकर ज़्यादा बुलाते थे, यानी कि SK जूनियर। और जो गुशियांग थी ना, उसका बेटा जब चनलिंग पैदा हुआ उसके बाद से जो था ना, पहले तो हमारा वन कशिंग बिल्कुल दुख में डूबा हुआ था। अपने पेरेंट्स के मॉर्टल होने के बाद उसे पता था कि अब ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। लेकिन जब से बच्चे उसकी ज़िंदगी में आए ना, SK जूनियर प्लस जो चंगलिंग था, तो वो तब से उसका मन थोड़ा सा लगने लगा, वरना वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर उसने सब छोड़ दिया था। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, ना उसे शराब में स्वाद आता था, ना उसे खाने में स्वाद आता था, और वो बहुत क्रूअल बन चुका था लाइफ को लेके। बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि ज़ोउ जिशु ने ना उसके साथ बिट्रे किया है, उसे ना बताकर कि वही जो है ज़ोउ जिशु वही
अपनी जान देकर उसे बचाने वाला इंसान था। और उसने सच में, उसे कभी भी लगा नहीं था कि ज़ाओ ज़िशु मर जाएगा। उसे लगता था कि उसकी शादी होगी काओ वेनिंग और गुशियांग से, पहले उनके बच्चे होंगे। लेकिन उसे बहुत दुख लगता था कि ये जो यूनिकॉर्न था वो ज़ाओ ज़िशु निकला, और ज़ाओ ज़िशु ने उसे कुछ नहीं बताया। उसे एक बिट्रे सी फील होती थी। वो अपने लोगों के सामने तो नहीं दिखाता था, बट उसे लव से चिढ़ मचने लग गई थी। उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब वो बहुत सैड होता था ना, तब वो उस गुफा में जाया करता था जहाँ पर जो हमारे ज़ाओ ज़िशु है उसकी समाधि बनी हुई थी। वो बहुत बार जो है हमारी सोनागली को कहता है कि क्या हम उसे ज़िंदा कर सकते हैं। सोनागली कहती है हम मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आज से कुछ हज़ार साल बाद ज़ाओ ज़िशु को फिर से जन्म होगा, क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए और इसने अपनी जान जो है जग कल्याण के लिए दी थी। और जब ये प्रोफेसी हुई थी कि जब एक ड्रैगन के लिए एक यूनिकॉर्न अपनी जान देता है, अपना पर्ल देता है जग कल्याण के लिए, तो वो एज अ मॉर्टल, मतलब वो एज अ मॉर्टल पैदा हो सकता है। वो इमॉर्टल नहीं होगा ज़ाओ ज़िशु जब पैदा होगा, लेकिन अगर वो कल्टीवेट करे और तुम दोनों मिलके कल्टीवेशन करो तो वो इमॉर्टल हो सकता है, लेकिन वो इंसानी दुनिया में ही एज अ इंसान जन्म लेगा। तो ये तुम्हें तय करना है कि तुम क्या उन 1000 साल तक उसका इंतज़ार कर सकते हो। तो ये उम्मीद सुनते ही ना वेन केशिंग को बहुत अच्छा फील होता है, और उसे लगता है कि शायद ज़ाओ ज़िशु को पाने की एक उम्मीद है। वो कहती है कि हो सकता है जब वो पैदा हो, जन्म ले, तो उसे पता भी ना हो तुम कौन हो। तुम उसके सामने जाओ, वो पहचान भी ना पाए, क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ हो सकता है याद भी ना रहे। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी नहीं देती कि वो उस जन्म में भी तुम्हें ही प्यार करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी कोशिश करनी होगी। ये बात सुनते ही इतने टाइम से उसके मन में जो मातम था और जो दुख था, आज जब ये बातें उसे पता चली कि उसके पास एक चांस है ज़ाओ ज़िशु को वापस पाने का, उसने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसे हमारी पिछली यादें याद हैं या नहीं, मैं उसके साथ नई यादें बनाऊंगा, मैं उसे इमॉर्टैलिटी तक लेके जाऊंगा और मैं उससे शादी करूंगा। बस वो जल्दी से जन्म ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर उसके लिए मुझे अपनी इमॉर्टलिटी त्यागनी पड़े, मैं वो भी तैयार हूँ। मैं उसके साथ सिर्फ जीवन बिताना चाहता हूँ जो मैं इस जन्म में नहीं, मतलब अभी तक नहीं बिता पाया। वो कहता है मुझे कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तब जो ये होती है सोनागली, वो कहती है तुम्हें लगभग 1000 साल इंतज़ार करना होगा, ज़ाओ ज़िशु दोबारा पैदा होगा। वन केशिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं सुन के कि 1000 साल कितने लंबे होते हैं। और वो कहता है कि अगर ऐसे मुझे 1000 साल बीतने होंगे, पता नहीं, लेकिन इस उम्मीद के सारे शायद मैं वो 1000 साल निकाल लूँ। वो 1000 साल तक बहुत कल्टीवेट करता है। वो बहुत टाइम तक अपनी गद्दी पे भी बैठता था, और जब वो सिक्लूजन में जाता था उससे पहले वो सारे डिसीजन लेने का हक स्कॉर्पियो किंग लियो चुनचाओ और सोनागली को दिया करता था। वो चंगलिंग को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाया करता था, जैसे कि वो चंगलिंग को सिखाता था कैसे कल्टीवेशन करते हैं, इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करने के लिए किस तरह से उसे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होगा। जो हमारा गुशियांग थी, जो हमारी वो जो बिलोंग करती थी ना, वो मर्मेड को बिलोंग करती थी, और काओ वेनिंग जो था वो मायावी दुनिया का था। तो उनके बेटे में मायावी दुनिया के गुण प्लस जो मछली वगैरह के जो मर्मेड्स के गुण होते हैं वो भी थे। तो जो हमारा चंगलिंग होता है उसे दोनों अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेंस गुड, जो उसके इनहेरिटेंस जो जीन्स होते हैं वो मिलते हैं, और उसकी कल्टीवेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वन केशिंग जब भी चंगलिंग को देखता था और एसके यानी कि स्कॉर्पियो किंग जूनियर को देखा करता था, उसे लगता था कि अगर ज़ाओ ज़िशु जिंदा होता तो शायद आज उनके भी बच्चे होते जो यहाँ पे घूम रहे होते। लेकिन वो उन थॉट को अपने दिमाग से निकालता है जब वो एसके जूनियर और चंगलिंग को लड़ते खेलते देखा करता था। उसे अपने बचपन का वो टाइम याद आता था जब वो 100 साल का था, और उससे ज़ाओ ज़िशु पहली बार मिला जो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन दोनों ही बच्चे दिखते थे। उसे याद आता है वो टाइम, कैसे वो ज़ाओ ज़िशु जो कि सहमा हुआ रहता था उसका ख्याल रखा करता था। चंगलिंग बहुत ही सीधा था, तो जब एसके उसका ख्याल रखता था तो उसे अपने और ज़ाओ ज़िशु की याद आती थी। उसकी आंखें आंसू से भर जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। तभी एक दिन चंगलिंग कहता है कि अंकल वेन, आप ये मुझे बताएं कि आप हमेशा जब भी हमें देखते हैं मुस्कुराते क्यों हैं। तो वन केशिंग कहता है क्योंकि मुझे भी अपने बचपन की एक दोस्त की याद आती है
जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो चंगलिंग कहता है वो कहाँ है? तो वन कशिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। चंगलिंग कहता है जान दे दी? इसके भी बोलता है इसके जूनियर की जान दे दी। तो वो कहता है हाँ, लेकिन डोंट वरी, वो बहुत जल्दी रीबर्थ लेगा, पुनर्जन्म लेगा और मुझे ज़रूर मिलेगा। तो चंगलिंग कहता है फिर तो वो हमसे भी छोटा हुआ, यानी कि हम लोग उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। वन कशिंग कहता है खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो वो सिर्फ मेरा दोस्त होगा और मेरा सोलमेट भी। अगर तुम में से किसी ने भी ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चंगलिंग कहता है आप हमें जब सिखाते हैं तो आप हमें बहुत डांटते हैं, हम सारे बदले लेंगे शिफू। आप हमारे अंकल भी हैं और आप हमारे शिजुन भी हैं, यानी कि टीचर भी हैं, तो हम तो चुन चुन के बदला लेंगे आपके पार्टनर से, आपके दोस्त से। वन कशिंग जो है वो हंसता है और कहता है तुम अभी जानते नहीं हो वो कितना फियर्स था, अगर वो अपनी पे आ गया तो वो तुम लोगों को नाको चने चबा देगा। वन कशिंग को बहुत अच्छा लगता था जब वो ज़ोज़िशु की बातें करता था। वो बाकियों से वो बातें नहीं कर पाता था क्योंकि लोग बाग ये समझेंगे कि वो आज भी दुख में है। वो नहीं चाहता था कोई ये समझे कि वो दुख में है। और वो लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी चीज़ों को एंजॉय करते थे। वन कशिंग ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत धूमधाम से मनाता था, वो था चंगलिंग और एसके जूनियर का बर्थडे, क्योंकि ये दोनों उसकी जान बन गए थे। वो कहीं ना कहीं राज़ी भी हो गया था इन लोगों को कल्टीवेशन सिखाने में और इन लोगों को नाइट हंट पे भेजने में, इन लोगों को मार्शल आर्ट में उत्तीर्ण करने यानी कि सबसे अच्छा बनाने में। ये लोग बहुत मेहनत किया करते थे और बहुत कोसा करते थे कि मुझे शिफू के साथ काम नहीं करना। सच में अंकल तो बहुत ही बुरे हैं, वो पता है कितना काम कराते हैं। चंगलिंग जो सीधा होता था उसे गुस्सा तो बहुत आता था क्योंकि वन कशिंग उससे बहुत मेहनत कराता था, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता था। लेकिन जो हमारा स्कॉर्पियो किंग का लड़का था वो बहुत ही मुंहफट था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था कि पता है आज शिफू ने क्या किया, आज शिफू ने ये किया, आज शिफू ने ऐसे हमें दंड दिया। चंगलिंग जो है वो सीधा होता था, उसे गुस्सा तो आता था लेकिन वो जानता था कि वो अभी थोड़ा सा वीक है कल्टीवेशन में, तो वो चुपचाप चीज़ें सुना करता था। वन कशिंग भी कभी कभी उसके कानों तक चीज़ें आती थी और सोनागली कहती थी कि तुम्हें बच्चों पे रहम करना चाहिए, तो वो भी हंसता था। वो कहता था कि आज अगर मैं उन्हें स्ट्रिक्ट होकर नहीं सिखाऊंगा तो वो कैसे सीखेंगे। तो सोनागली कहती थी कि मुझे पता है तुम बच्चों पे ना उनके पेरेंट्स का गुस्सा निकाल रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गोशियांग और काओविनिंग तुमसे मिलने नहीं आए, सिर्फ चंगलिंग ही आता है। वन कशिंग कहता है नाम मत लो उस ट्रेटर का, वो गोशियांग, वो जब से उस काओविनिंग जैसे बंदर से मिली है ना, अगर मैंने ज़ोज़िशु से प्रॉमिस नहीं किया होता मैं इनकी शादी कराऊंगा, तो सच बता रहा हूँ मैं गोशियांग की शादी उस बंदर से कभी नहीं होने देता। तो सोनागली कहती है ओ प्लीज़, तुमने खुद खुशी खुशी उसकी शादी की थी, कितना तो दहेज दिया था, ना जाने कितना सोना और कितनी चीज़ें, और बदले में तुमने काउ इनिंग से दहेज ले भी लिया था कि स्त्रीधन नाम से तुमने उससे ना जाने कितने खजाने लूटे थे। तो वन कशिंग कहता है क्यों ना लूटता, उसने मेरी इतनी प्यारी बहन जो ले ली। तुम्हें पता है गोशियांग ऐसी थी जिसे देख के मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती थी। मैंने और गोशियांग ने और तो और हमारे ज़ोज़िशु ने, हम तीनों ने कितने साल साथ बिताए हैं, और उसने एक पल में ज़ोज़िशु के जाते ही कुछ सालों में मुझसे गोशियांग को भी छीन लिया। कितना बेरहम है ये काओविनिंग। तो जो हमारी सोनागली होती थी वो कहती थी बस बस उसे कर्स करना बंद करो, वो दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। ये हैप्पीली मैरिड वर्ड सुनते ही वन कशिंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो गहरी सांस लेता है और एक फेक स्माइल के साथ कहता है सही कहा आपने, हैप्पीली मैरिड है। सोनागली कहती है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था वन कशिंग, ज़ोज़िशु बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। वन कशिंग कहता है बहुत जल्द, 1000 साल बाद है ना, शायद ये बहुत कम इंतज़ार नहीं है ज़ोज़िशु, तुम जब मुझे मिलोगे ना मैं चुन चुन के तुमसे बदला लूँगा। सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे वो सारे बदले लूँगा जो तुम यहाँ पर मुझे छोड़ के गए हो ना, मैं तुम्हें पूरा सताऊँगा। 1000 साल का सारा बदला मैं तुमसे 1 मिनट में ले लूँगा। और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सोनागली कहती है मुझे तो नहीं लगता तुम कोई बदला लोगे, मुझे तो लगता है तुम उसे 2 मिनट के लिए छोड़ोगे नहीं। ऐसे ही करते करते गाइस 1000 साल निकलते हैं और आज ज़ोज़िशु के पैदा होने का दिन होता है। वन कशिंग अपनी गैलेक्सी में होता है लेकिन उसके डर से हाथ कांप रहे होते हैं। ज़ोज़िशु जैसे ही पैदा होता है, ज़ोज़िशु की माँ चल बसती है, उसके फादर उसे वहाँ पर रखते हैं जब वो पैदा होता है। और जैसे ही वो पैदा होता है ये चीज़ मिरर से जो है एक इमेज बनाकर सोनागली उसे दिखा रही होती है। वन कशिंग का दिल था वो भाग कर जाए और ज़ोज़िशु को अपनी गोद में ले ले,
वो अभी जस्ट पैदा हुआ, कुछ ही मिनटों का ही बच्चा था, पर वन कशिंग उसके बड़े होने का इंतज़ार करने के लिए भी तैयार था। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या होता है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे इनकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को पक्का लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को इंतज़ार है जोजिशु से वन कशिंग की पहली मुलाकात का। और प्लीज़ गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपके पास फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे। वेंजो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।